जी ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कुछ बात की थी। कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं जी, पहले सेशन से। ठीक है, गॉट इट, ओके। चले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे हम बहुत बात कर चुके हैं जी। मैं चाहूँगा कोई जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है सर, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। बिल्कुल करेगी। डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो ही डिपेंड करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी जंगल में रहता है, देहात में रहता है और वो शेयर्स को समझता नहीं, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती ना। एक आदमी शहर में रहता है, फाइनेंशियली लिटरेट है, तो उसकी ऑल टुगेदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई आपको जी। अगर ये कॉन्सेप्ट ही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये किसी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। नहीं, देखिए हमारे पास फार्मूले हैं, अभी हम बात करते हैं उस पर। वो अपॉर्चुनिटी वेरी करेगी, फार्मूले में आंसर तो वही आएगा ना। हमने कहा था ये साइंस भी है और आर्ट भी है। तो साइंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास आज 100 रुपये हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास 2 साल बाद 3 साल बाद कितने हो जाएंगे। तो फार्मूला है मेरे पास, फाइनेंस के पास, लेकिन उसमें आप जो रिटर्न डालोगे वो आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा, इनका अपना होगा। एक तो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ओवरऑल होता है कि जब जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है, वो एक रेट फिक्स करता है या बैंक रेट फिक्स करता है, वो सबके लिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो हर एक के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। एक जनरल भी हो सकती है पूरी इकॉनमी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक 10% दे रहे हैं तो सबके लिए है, वो 10% भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप उसको ऑप्ट करेंगे। ठीक है सर। आपने बताया कि 2 लोग हैं, एक गाँव में रहते हैं। मैं 2 कंपनीज की बात करूँ जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही है। एक कंपनी चूज फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अदर कंपनी नॉट गो फॉर दैट। तो जो चूज करता है वो उस पे रिस्क भी है, वो उसका मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये विद इन अ गिवन बिजनेस या विद इन अ गिवन एनवायरनमेंट के लिए तो शायद कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक आप जनरल मार्केट की बात करें तो उस पर ये वेरी करेगा। ठीक है। देखे ना, अभी आपने बात की, नोकिया भी तो कंपनी थी। सैमसंग कहाँ था? बहुत पीछे था। एप्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब एप्पल कहाँ चला गया? मैं आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, एक आध 6 महीने पहले होगा या इससे भी शायद पुरानी बात, मैं पढ़ रहा था तो कि एप्पल के उस वक्त कैश रिजर्व्स अमेरिकन इकोनॉमी के कैश रिजर्व से ज़्यादा थी। एसेट्स नहीं, एसेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन मैं कैश रिजर्व की बात कर रहा हूँ। तो एप्पल कंपनी के कैश रिजर्व वर ग्रेटर देन द कैश रिजर्व ऑफ द यूएसए गवर्नमेंट। समझ आ गई? तो नोकिया जो चल रहा था, आपको पता है उन्होंने क्या ब्लंडर किया कि वो अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने एनवायरनमेंट को। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था स्मार्टफोन का, ठीक है, वो खैर मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे कि आपको इसे हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, कि आपको जो है अपनी प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट के साथ इतनी आपकी एफिलिएशन हो जाती है, आप कहते हैं बस यही है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, आप तंग नज़र हो जाते हैं, शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है। देखें, फॉर एग्जांपल नोकिया ये कह रहा है कि जी हम तो ये फ़ोन बना रहे हैं, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है। वो समझे हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस बना रहे हैं, अब जो मॉडर्न होगा हम वो करेंगे। तो जब आप शॉर्ट साइटेड होते हैं, आप सिर्फ फोकस करते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। एक वो इंडस्ट्रीज थी जो कि वीडियो कैसेट्स बनाती थी, वीसीआर की। अब अगर वो सिर्फ यही कहें हम तो यही बना रहे हैं, जब ट्रेंड चेंज हुआ, सीडीज आ गई, वो तो मार्केट से बाहर निकल गई। तो अगर वो ये सोचते कि हम एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं, जैसे जैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस ग्रो करेगा, तो दिस इज ब्रॉटर विजन, राइट? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, वो हम
No, you are not certain. देखिए Factor of uncertainty. देखिए आप, मैं समझ गया आपका पॉइंट। देखिए अगर हमारे आम में देखे ना, फॉर एग्जांपल लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर, लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखिए जब आप कहते हैं स्लोप, तो आम लैंग्वेज में स्लोप का क्या मतलब होता है? कोई ढलवान सी जगह। व्हेन यू से स्लोप इन मैथ, इसका मतलब ढलवान सी जगह तो नहीं होता। क्या होता है स्लोप इन मैथ? डेल्टा वाई बाय डेल्टा चेंज, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइज ओवर रन, तो वो जॉर्गन है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट में या ऑपरेशंस या प्रोडक्शन में चले जाएंगे तो देयर इज स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क, वो फिर उसमें आता है रिस्क और अनसर्टेनिटी। अभी हम एक जो कह रहे हैं तो आप रिस्क की बजाय अनसर्टेनिटी कह लें। मुझे ये वो मैथ वाला स्लोप नहीं है, ये टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रहा मैं, ये आम लैंग्वेज वाला, आप उसे रिस्क की बजाय अनसर्टेनिटी कह लें। यू नो, आप यही कहना चाह रहे थे ना कि रिस्क की एक खास डेफिनेशन है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं उससे, लेकिन यहां मैंने आप उसे अनसर्टेनिटी लिख दें। तो ये आम लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट जी, थोड़ा सा मुझे कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, या यहाँ आ रहा है तो मैं इसी को खुद ही थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये पढ़ा, ₹1 सूनर इज बेटर देन it got more worth than ₹1 later due to following 3 reasons: investment opportunities, inflation, and uncertainty or risk. This is time value of money. The sooner funds are more preferred. They have more worth as compared to the later funds. Clear है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है, हमने काफ़ी उसको डेलिब्रेट किया, काफ़ी उस पर डिस्कशन की। इज इट क्लियर? तो खुलासा ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। अगेन, आज के ₹1 की वैल्यू कल के ₹1 से ज़्यादा है, उसकी वजह ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मनी की वैल्यू नहीं है, मनी के साथ टाइम की भी वैल्यू है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो मनी की अपनी वर्थ है वो टाइम के साथ भी अटैच्ड है। आज का ₹1 ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्यों? आप इसको इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट भी ग्रोथ है, रिटर्न है, लेकिन ये फिक्स्ड होता है। इसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी कम होता है जो बैंक देते हैं। उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दिस इज बेस्ट थिंग। तो एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आई होप कि आपको आइडिया होगा व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या पैसा कमाया जाए तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर उसको भी प्रिंसिपल में करके फिर उसके ऊपर दोबारा प्रॉफिट। गुड। तो अगर आप सिंपल प्रिंसिपल पे, ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं, दोनों सूरतों में, तो दिस इज नोन एज सिंपल। और कंपाउंड क्या होता है कि आपकी असल रकम और जो प्रीवियस इंटरेस्ट आप अर्न कर चुके हैं उस पर दोबारा इंटरेस्ट लिया जाता है, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी हम एग्जांपल देखते हैं, आगे आ जाएगी हमारे पास। सपोज आपने ₹100 डिपॉजिट करा है, विजिबल है आपको कलर वो ऐसा है। तो देखिए ₹100 आज डिपॉजिट कराया, 1 का मतलब है 1 साल के बाद। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, अज्यूम इंटरेस्ट रेट 10% है, तो पहले साल में 100 का 10 क्या बनेगा हमारे पास? 10। नेक्स्ट ईयर में अब 110 पे नहीं करेंगे बल्कि 100 पे ही करते रहेंगे। क्लियर है? तीसरे साल में फिर अगेन 100 पे 10। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो पहले साल तो 100 पे ही लगेगा और 10% 10 आएगा, पहले दोनों सालों में सेम होगा, सिंपल हो या कंपाउंड हो। लेकिन दूसरे साल में अब जो इंटरेस्ट होगा वो 100 पे नहीं होगा, कितने पे होगा? 110 पे। और 110 का 10% कितना होगा? 11। जी, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, लेट्स से उसमें हमने 1 साल के लिए रखने के बाद उस पे हमें एक इंटरेस्ट है, लेट्स से आप 6 महीने बाद वो पैसे अपने निकाल लेते हैं, तो 1 साल के बाद 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 1
तो 6 महीने के ऊपर उन्हें कोई एवरेज इंटरेस्ट नहीं जो देते हैं वो होता है, ठीक है, हाँ होता है, इंटरेस्ट होता है। वो नहीं हो सकता कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया ना, उसको आप ब्रेक करेंगे तो फिर पेनल्टी वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर अब तो कंपाउंडिंग जो वो सेमी एनुअली होती है, यानी 6 महीने बाद मिलता है इंटरेस्ट। डेली भी आ गया ये, अभी हमने गखड़ प्लाजा की बात की थी तो उसमें ये डिस्कशन भी आई थी। अच्छा क्लियर है यहाँ तक? तो 11 समझ आ गया, 11 कैसे है, हाउ नेक्स्ट ईयर में क्या होगा एग्जैक्टली वो जो 121 है, कैसे 100 पहले फिर 10 फिर 11, तो कितना हो गया 121 और उसका 10% 12.10। क्लियर? ये कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड। आजकल सिंपल कहीं पे भी नहीं है, सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। क्लियर? डन। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है अगर हमने कैलकुलेट करना हो? P नॉट I इंटू एन। ये स्लाइड्स आपके लिए मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। S इज इक्वल टू P नॉट इंटू I इंटू एन। P नॉट स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट एंड N इज नंबर ऑफ पीरियड्स एंड राइट। तो अगर आप ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, इसमें पियर्सन की भी है, मैंने अगर आपको शेयर किया ना तो पियर्सन की बुक भी है, ACCA की भी है, मैंने मुख्तलिफ चैप्टर्स मुख्तलिफ बुक्स। हाँ हाँ पियर्सन, ये पियर्सन की, ये वाली पियर्सन की सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम्पल कि अगर आपने 1000 रुपीज़ जमा कराए हैं और आपका इंटरेस्ट 7% है फुल, तो आप बताइए 2 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे? पहले तो मुझे इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट करके ना कितना बनता है? 140। कैसे? 7% इंटू 1000 दैट बिकम्स 7% ऑफ 1000 70 इंटू 2 तो दैट बिकम्स 140 रुपीज़। ये तो क्लियर है ना? तो 2 सालों का इंटरेस्ट कितना है? 140। और अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें, ये 140 इंटरेस्ट है और इसमें असल रकम भी शामिल कर दें तो इसका एक नाम है, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या कहते हैं? कोई मुझे बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपकी असल रकम और मुनाफा मिलकर फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। कि सपोज अगर मेरे पास आज 1000 रुपये हैं और मैं उसको 2 साल इन्वेस्ट करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मेरे पास 2 साल के बाद पैसे कितने हो जाएंगे? एक तो असल रकम होगी और एक इंटरेस्ट होगा, इन दोनों को मिलाकर सम को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। गॉट इट? समझ आ रही सबको? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम इसको देखें तो वी कैन हैव दिस लाइक जी वही 1000 इंटू 7% इंटू 2 140 इंटरेस्ट बन रहा है। और अगर हम देखें व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस डिपॉजिट, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट जो है 1140। हमने कैसे ऐड किया? जो प्रिंसिपल था उसमें इसको ऐड कर दिया। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। जी श्योर। सर फिक्स एसेट्स पे फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। फिक्स एसेट्स पे? फिक्स एसेट्स पे वो रीसेल वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन इट्स वैल्यू इन 5 इयर्स। नहीं, डेप्रिसिएशन और चीज़ है, फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली जाती। हाँ फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स आप चलें, आप दोबारा उसको क्वेश्चन को देखिएगा जब हम आएंगे ना अकाउंटिंग में। मेरे अगले 1-2 लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग में जाएंगे। अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है? तो वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके जितने क्वेश्चन होंगे मैं आंसर करूंगा, ठीक है ना? तो मुझे फ़ायदा ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने पाकिस्तान का जो प्रीमियर फाइनेंस है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो मैं वहाँ काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो CS को ना, और जो पाकिस्तान का प्रीमियर कॉलेज है, जो पहला कॉलेज है जिसने CA पढ़ाना शुरू किया, वो पैक है, प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। वो एकेडमी वैसे नाम के साथ आता है, तो उन्हें 30 ईयर्स हो गए, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उनके पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका प्रिंसिपल था, इस्लामाबाद चैप्टर का मैं फाउंडर प्रिंसिपल था। और इसके अलावा अभी भी मैं उनके जो सीनियर्स होते हैं ना, जो ऑडिट फर्म में, अगर आपको पता हो CA का, तो वो जो ऑडिट फर्म में चले जाते हैं, जैसे हाउस जॉब करने के बाद जो उनके फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी काम भी कर रहे होते हैं, जिनका 4 ईयर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है आर्टिकलशिप के बाद, तो उसको भी मैं, उनका एक कोर्स होता है वो काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो फाइनेंस का है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको उसका अप टू डेटेड आंसर मिलेगा, ठीक है? जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। अच्छा ये हो गया, समझ आ गया? ये तो सिंपल मैथ है। तो इसका मैंने इसको एक सादे से फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है कि P ब्रैकेट 1 + IN। तो ये क्या किया मैंने? प्रिंसिपल अमाउंट है और मैंने P कॉमन ले लिया, तो 1 + I raised to power n, 1 × n। इज इट क्लियर? तो आप कोई भी इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप ज़रा देखें 1000 आज है मेरे पास
और 10% इंटरेस्ट है तो 4 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? पुट करें ज़रा वैल्यू। P कितना है आपका 1000, 1, I कितना है 10%, N कितना है 4, तो मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं क्या आंसर आता है? 1400। समझ आ गई जी? कोई इशू तो नहीं है इसमें। और दिस इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो उस हवाले से चल रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आते हैं, जो कि असल में सिंपल तो बस ऐसे ही है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है आजकल। जब भी इंटरेस्ट की बात की जाएगी आपके एग्जाम में या मैं बात कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल इकोनॉमी में है वही। अनलेस कि अगर इंटरेस्ट के साथ लिखा हो सिंपल तो फिर आप सिंपल अज्यूम करेंगे, अदरवाइज यू विल अज्यूम्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज द फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर 1 या n कह लें, जनरल क्या होगा n। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? P नॉट इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n। ठीक है। अच्छा, ये मुझे को बता सकता है अगर किसी का मैथ का बैकग्राउंड है, आप माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, तो ये फार्मूला क्या है बेसिकली? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस, इसका कोई एक मैथ में पर्टिकुलर टर्म भी यूज करते हैं, कोई सीरीज या सीक्वेंस होती थी, बाइनोमियल। अरे थी हाँ, बाइनोमियल नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ, दिस इज nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक वैल्यू खास रेशो से बढ़ती थी। नहीं समझ आ रही? आ गई? इसको अब देखते हैं, अभी समझ आएगी। देखें, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, इसको तो बल्कि सिंपल कर देते हैं ठहरे। ये एक टेबल भी है, ये टेबल भी आपको नेट से मिल जाएगा, बुक में भी होता है। तो बजाय इसके कि हम फार्मूले की बजाय इस टेबल से भी कर सकते हैं। ये टेबल में ना, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये है क्या। अच्छा, हारून मुझे कह रहे थे हाथ से लिख लें। तो बेसिकली फ्यूचर, अगर हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, अच्छा हाइलाइटर ऑन किया हुआ है, ये कहाँ, यहाँ से ऑफ होगा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। सो अच्छा, अब देखिए फार्मूला क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये जो, पहले तो ये समझ लीजिए जो टेबल है ये पूरा का पूरा, ये जो इस, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये जो चीज़ है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक I है और एक n है। तो उसने I इस तरफ दिया हुआ है, 7-8% इंटरेस्ट रेट है, और इस तरफ उसने n दिए हुए हैं। समझ आ गई? तो उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 8% ये और 3 इयर्स, तो जब मैं इस सर्कल वाली चीज को सॉल्व करूंगा, इस एक्सप्रेशन को, द आंसर विल बी 1.260। आप जरा चेक करके देख सकते हैं कि 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 3। जरा काइंडली चेक करें कि इनकी, अगर आज इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है मोबाइल में, 1 प्लस 1.2 एग्जैक्टली, तो वो राउंड करके उसने वो दिया हुआ है। तो बजाय, ये समझ आई ये बात, क्लियर है सबको? तो बजाय इसके कि हम इसको फार्मूले से सॉल्व करें, वी हैव टेबल फॉर, तो इसके लिए टेबल है, और टेबल में उसने इस जो सर्कल में एक्सप्रेशन है इसकी डिफरेंट I और n की वैल्यूज के साथ दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई? तो सपोज अगर प्रेजेंट वैल्यू 1000 थी, तो मैं उसको, अगर इंटरेस्ट रेट 8% हो और 3 इयर्स हो, तो उसको बजाय मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.260 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1260। तो ये डायरेक्ट आंसर है। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट मुझे थे, मैं आपका आंसर क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्लियर है जी सबको? ये बात समझ आइए, टेबल समझ आइए?
और ये टेबल गूगल पे गिवन है, बुक के एंड पे भी गिवन है, वो बुक भी मैंने आपसे शेयर, अगर नहीं की तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे ख्याल की है मैंने। तो उस टेबल, उस बुक के एंड पे भी टेबल है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी गूगल पे लिखे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, और ये सिंगल अमाउंट वाला है। किसके लिए? सिंगल अमाउंट। ठीक है, इज इट क्लियर? ये उस तरफ राइट रो में इंटरेस्ट रेट है और कॉलम में नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, और ये फैक्टर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात खत्म होगी जी। हाँ एग्जैक्टली, वो जनरली उन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मार्केटिंग के लोग हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, या जिनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता, तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेशन है, एक्चुअली इनकी इंटरप्रिटेशन या डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उनके लिए ये होता है कि यार ये यहाँ पे है वैल्यू, बजाय इसके कैलकुलेट करने के। आपको फ़ायदा ये है कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है, तो यू आर कंफर्टेबल विद दिस। लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता, वो आर्ट्स के लोग हैं, उनको समझाना है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर ये टेबल है। आई होप कि ये समझ आ गया, क्लियर है सबको। और एक चीज़ और देखें ना, कि देखें फॉर एग्जांपल जो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा था, आइडिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें हर अगली टर्म को एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपके पास 0 में 100 रुपीज़ हैं, आसान कर लेते हैं। तो अब 10% है, तो 1 ईयर में 100 को 10% यानी 1.10 से मल्टीप्लाई करें। ये बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, और ये R है। तो 1 साल बाद 110 रुपये हो जाएंगे। अगले साल इसी को यानी 110 को मैंने मल्टीप्लाई करना होगा 1.10 से, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसमें जो R है वो है 1.10, यानी ये जो फैक्टर है 1 + I वाला, इसको R भी कहते हैं और I भी कहते हैं। ये बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि 10% है, तो हर साल 1.10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब 2 दफ़ा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 × 1.10 का स्क्वायर, और इसी तरह से तीसरे साल में 3 हो जाएगा, चौथे साल में 4, और nth ईयर में n हो जाएगा। तो दिस इज nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप कि वी हैव डन इट। ओके, अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन है कि स्टोरी टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब हम जो जिसकी तरफ जा रहे हैं कि मेरे पास अगर 10,000 है और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 5 ईयर्स के बाद कितने पैसे होंगे। तो वही फार्मूला हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो बताइए क्या आ रहा है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ज़्यादा है, यानी इसका 60-70% जो है वो न्यूमेरिकल्स है, और उसमें 20-30% जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। 110.50, तो ये इसी से आ गया। क्लियर है, कोई इशू? ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं ज़रा चेक करें। 4। एक्सीलेंट। कौन कौन से? दिस, सेकंड, इंटरेस्ट रेट एंड एन। अब एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ से, इसमें से 3 गिवन होंगे, 4th मिसिंग होगा। तो हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं उसको? देखें, अब उसकी कोई एक आध कोई एग्जांपल करते हैं ताकि हमें समझ आए। अ पर्सन will have rupees 16,110 after 5 years with 10% interest rate per year. How much should he deposit today? आज कितने पैसे जमा कराएं? The answer is 10,000। ये उसी का रेसिप्रोकल है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखें, इसमें इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू जो है वो गिवन है, वो कितनी है? 16,110। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन है विच इज 10%, ठीक है, और एन भी गिवन है विच इज n5। तो मिसिंग क्या है इसमें? पी नॉट या प्रेजेंट वैल्यू। आप किसी से डिनोट कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्रेजेंट वैल्यू इज मिसिंग। तो वही फार्मूला बनेगा। पहले था
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अब ये हो जाएगा दिस इज P इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? मुश्किल बात तो नहीं है। तो वो डिवाइड कर लेंगे और ये उसका रेसिप्रोकल था। तीसरा क्वेश्चन आई होप कि हमने कर लिया। एक और दे, इसमें हमने जो ये वाली इलिस्ट्रेशन है मैंने उसको वर्ड्स में नहीं लिखा। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, एन गिवन है और आई मिसिंग है। हो जाएगा? कहीं लॉग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आई होप को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, कहीं पे लॉग भी आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आई भी गिवन है, एन मिसिंग है। तो मैथ का रूल है कि एक इक्वेशन से एक अननोन आप फाइंड कर सकते हैं, यही है ना। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें 4 वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल अननोन होगा तो बाकी करेंगे। और इसको वर्ड्स की सूरत में आप जाके देखें तो ये जितने भी फाइनेंस की साइड है, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस की हो, तो इस किस्म के प्रॉब्लम वहाँ होंगे और उसमें वर्ड्स में होगा। आई होप कि समझ आ गई। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। श्योर? ओके, नेक्स्ट। ये जरा कर लेते हैं, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं इसको जरा देखें। A person will need 8,000 after 4 years। कुछ को काम है, ये प्लान करना चाहता है 8,000 चाहिए आखिर 4 साल के बाद। आज प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी होगी? इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, इसको जरा अटेम्प्ट करें। थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी ना, हम यूज देखिए। अ पर्सन विल नीड 8,000 आफ्टर 4 years। इंटरेस्ट रेट इज 10%, सो कंपाउंडेड पर ईयर। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज कितने पैसे बैंक में जमा कराए कि उसके बाद 4 सालों के बाद वो 8,000 हो जाए। जी 5479.5। अच्छा जी, बाकी लोग भी कर लें, ठीक है, वो राउंडिंग की वजह से फ़र्क। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। जी, आपके साथ जो सेकंड स्टूडेंट बैठे, आपको देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ 5-4, ठीक है जी, क्लियर है सबको? 5-4, ओके। इसको भी अटेम्प्ट करें ज़रा। अ पर्सन विल नीड 20,000 आफ्टर 6 years। ही हैज़ 10,000 टुडे। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। इसमें एन भी गिवन है, दूसरे एग्जाम्पल में मिसिंग क्या है? आई या इंटरेस्ट रेट, वो फाइंड करके। $12. ठीक है, गुड जी। सेकंड का आंसर अगर आप कैलकुलेटर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारी जो जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो चलेंगी। वरना आप मोबाइल का जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ऑन कर लें तो उससे भी हो सकेगा। जी, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कंफर्टेबल है आप? हाँ, ये 10% तो नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? आई है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, ये देखे ना, ये 8,000 है डिवाइडेड बाय ये 10% है, 0.0, 10% है 0.10 होगा, उसकी पावर 5। जी, ये मैं कर देता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ देखें, हम सब लोग सीखने आते हैं। अगर हम इतने काबिल होते तो घर बैठ जाते हैं। अभी कल भी मैंने कुछ दिन पहले ट्रेनिंग ली है, वो लाइफ कोच पे थी। उससे अलावा कल परसों मैंने कुछ नेगोशिएशन स्किल्स पे ली। तो हम भी जब जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट
तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो आपने ये शर्म नहीं करना कि जी मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी लोग क्या कहेंगे। नहीं आ रही तो ठीक है, आप पूछ लें। तो अभी देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल को। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ 8000, इज़ इट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू? किसी को यह हो गया प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू है। कैसे पता चला? विल नीड 8000 आफ्टर 4 years, मीन फ्यूचर वैल्यू इज 8000. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, द फॉर्मूला इज, ठीक है जी कर लेते हैं ऑन। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, दिस इज 8000 divided by 1 plus 0.1 raised to power 4. ठीक है, अब कुछ लोगों ने इसको 10 लिख लिया, 10 नहीं 10% है, तो दैट बिकम्स 0.1. सो द आंसर इज, लेट मी नो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर 5 4 6 4, राउंडिंग करके हो सकता है। अब मुझे एक और चीज आपको यहां बतानी है, क्या प्रेजेंट वैल्यू का आंसर फ्यूचर वैल्यू से ग्रेटर हो सकता है? हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कम होगी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड करके या रिटर्न ऐड करके उसने फ्यूचर वैल्यू को बनना है। नहीं समझ आई? I mean, यही तो पढ़ा था, टूडेज $1 या 1 rupee has more worth as compared to 1 rupee after later, जो भी टाइम पीरियड है, यही पढ़ा था ना? इज इट क्लियर? अब मैं एक और यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। ये क्लियर है यहाँ तक? तो मैं बता देता हूँ। देखें, प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट हमेशा कम होगा, क्यों? कि फ्यूचर वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्ट शामिल, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट शामिल करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आती है। अगर फ्यूचर वैल्यू 8000 है तो डेफिनेटली ये 8000 4 साल के बाद है, इसकी आज वर्थ इससे कम होगी। जो 4 सालों पे ये रिटर्न या मुनाफा या इंटरेस्ट कमाएगा वो भी इसके अंदर शामिल होकर फिर 8000 बनेगा। तो पहली चीज तो ये याद कर लें कि प्रेजेंट वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। बाई चांस ज्यादा है तो उसका मतलब है गलत है, आपने कैलकुलेशन ठीक नहीं की। ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे आप सब अटेंटिव हो, आप सर सुनिएगा। एक आदमी है, उसके पास आज इतने पैसे हैं 5464, और दूसरा आदमी है जिसके पास 4 साल के बाद 8000 रुपए होंगे। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कौन ज्यादा वेल्दी है? क्वेश्चन समझ आया? आज वाला रिस्क भी कोई नहीं है, वो जिंदा रहेगा। रिस्क को थोड़ा सा तो इक्वल है, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यानी आज के 5464 रुपए 4 साल के 8000 के बराबर है। फर्ज करें सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, और कुछ है नहीं। नहीं समझ आ रही? जब हम कहते हैं ना कि एयर फ्रिक्शन को भी कांस्टेंट कर लें, एयर प्रेशर को भी कर लें, तो वो तो क्या कह रहे होते हैं? वो समझाने के लिए कह रहे होते हैं। तो सारी चीजों को कांस्टेंट कर लें, कोई रिस्क नहीं है और एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो आज के 5464 रुपए 4 सालों के 8000 के बराबर है। आपने मुझे खुद कहें दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरे पैसे पूरे हो गए, मुझे ये आपको बताना था और आपने मुझे बता दिया कि जी इक्वल वेल्थ है इन दोनों की। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी 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 हमारे मज़हब इस्लाम में इसको मना किया है। देखिए अच्छा, मैं इससे पहले कोई चाहूंगा कि इसका कोई आंसर कोई और स्टूडेंट देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, फिर मैं दूंगा। कोई और स्टूडेंट देना चाहे जी, एनी आंसर। उनका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, वो कहते हैं इस्लाम में क्यों हो रहा है? बर्डन होता है, ठीक है। इसके साथ सर ये भी है ना इस्लाम में, जी सर ये भी है कि अगर किसी को
कर्ज दो तो वो अगर आप किसी से कर्ज लो तो उसको बेहतर तरीके से दो। बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? आप बताएं। हाँ, क्या हो सकता है? ज़्यादा पैसे दें? वो ज़्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, वो सूद, इस्लाम में सूद हो जाता है। अच्छा, इसमें ना देखिए, मुझे ये पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने इस्लामिक फाइनेंस को भी रखा हुआ है। इस्लाम टाइम वैल्यू, फिलहाल मैं इतना बताता हूँ, इस्लाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज करता है। इस्लाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज करता है। एक सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए, प्लीज़ सर तवज्जो रहे, एक एग्जांपल देने के लिए, और बहुत सारी है। इस्लामी प्रोडक्ट होती है इस्लामिक बैंक की, उसको कहते हैं मुराहबा। क्या कहते हैं? मुराहबा। ठीक है, मुराहबा ये होता है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैं बैंक हूँ, अगर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना होती तो इस्लामिक बैंकिंग भी ना होती। पूरी इस्लामिक बैंकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस कर रही है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है, इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि आप उसको पैसे पे पैसा ना कमाएं। यानी अगर मैं आपको 1000 देता हूँ और 1100 मांगता हूँ, ये हराम है, लेकिन ट्रेड इन्वॉल्व हो जाए तो ये हलाल है। यानी उसके अंदर कोई बिजनेस आ जाए तो दैट इज़ हलाल। मिसाल के तौर पर मुराहबा क्या है मुझे समझा लेने दें, फिर आप पूछिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे, इस्लाम, इसकी आज वैल्यू है 1000 रुपीज़, मेरे पास ये पैसे नहीं है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मुझे ये चीज़ लेके दें, पैसे ना दें, ठीक है, और मैं आपको 6 महीने के बाद 1200 दूंगा, 1500 दूंगा, इसको मुराहबा कहते हैं। आप जाकर गूगल पे सर्च कर दीजिएगा, और ये हलाल है। लेकिन शर्त ये है कि बैंक बताएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, वो कितना डेफर पेमेंट की वजह से आपसे प्रॉफिट ले रहा है, और वो प्रॉफिट जो है उस पर भी कोई हद नहीं है। अगर मैं और बैंक राजी हैं, मियाँ बीवी राजी, तो सब फिर काजी की जरूरत नहीं है। तो उसमें अगर बैंक और मैं उसका कस्टमर विलिंग हूँ वो 200 ले 300, तो उस पर भी कोई नहीं है। आप यहाँ 10% की बात करें, इस्लाम कहता है ट्रेड करो, प्रॉफिट जितना भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसको इस्लामिक बैंकिंग में इस प्रोडक्ट को मुराहबा कहते हैं। इस तरह इजारा है और सकूक है, मुशारका है, वो थोड़ा सा मुदारबा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो उस पर अभी मैं नहीं आना चाह रहा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है। थोड़ा सा जब हम इसको पढ़ लेंगे सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि इस्लाम अलाउज और इस्लाम रिकग्नाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप दुनिया में, बल्कि आप असाइनमेंट ले लें, 5 मिनट आपके लगेंगे, आप देखें कि इस्लामिक बैंकिंग को कितना अरसा हुआ है बने हुए। यूएसए में भी इस्लामिक बैंकिंग है, आपके इल्म में है कि नहीं है? यूके में भी इस्लामिक बैंकिंग है, और इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग। आप जाके चेक करें इस्लामिक बैंकिंग का। ये मतलब नहीं कि मुसलमान उधर यूएसए में, यूके में कर रहे, कर गैर मुस्लिम रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इस्लामिक है, और उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। या अभी हमने पीएचडी में क्लास में एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं और इस्लामिक बैंक्स हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं, और उनका उन्होंने रिटर्न का कंपैरिजन किया था ट्रेडिशनल बैंकिंग से। तो इस्लामिक बैंकिंग बहुत आगे है। ACCA की किताबों में बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग पे चैप्टर शामिल है। वो तो यूके के लोग हैं, आप उन्हें ज्यूज़ कह लें, क्रिश्चियन कह लें, तो इतना पोटेंशियल है इस्लामिक बैंकिंग में कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो इस्लाम रिकग्नाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ आ गए? लेकिन वो ये कहता है इस्लाम कि मैं 1000 दे के आपको 1100 रुपये, यानी पैसे पे पैसा नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस में आते हैं तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। क्लियर हो गई? आप सर बताएं। हाँ हाँ, वो से कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं कि आपने टाइम में जो दिया है वो डेफर्ड पेमेंट इंटरेस्ट, वो आप इन फॉर्म ऑफ टाइम में, मतलब ये नहीं कहते कि आपने पैसा दिया तो ये टाइम गुजरते जा रहा है उस पे प्रॉफिट, हाँ, बट हमने उसे इन्वेस्ट करके हाँ, वो मैं उस पर आऊँगा। देखिए उस पर ना मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दी ना। देखिए मोबाइल लिया, ट्रेड इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, एक कंपनी है, उसको वर्किंग कैपिटल समझते हैं, आसान कर लेते हैं। एक फैक्ट्री है, उसने रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करें, वो मुराहबा पे जाएगा। वो कहेगा मुझे आज लेके दे दो, लेकिन पैसे नहीं देगा बैंक, उनको क्या दे रहा है, मटेरियल दे रहा है, और उसके बाद वो 6 महीने साल पे जो भी प्रॉफिट होगा वो से ले लेगा। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल आ गया। इसी तरह से जो आप बात कर रहे हैं ये एक और प्रोडक्ट है। अभी हम चूंकि
ऑडियंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो खाम इन सरों पे मैं नहीं गुजारना चाहता। वो मैं नहीं कि मैं एक तरफ से बोलता रहूँ, आगे जो है वो सोए रहे, ऐसा मुझे मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ लाइव रहे क्लास, उस पर भी आ जाएंगे हम, इस्लामिक बैंकिंग पे बात करेंगे डिटेल के साथ कि क्या है। अच्छा, मुझे दूसरा इसका बताया ज़रा कि आंसर 12.25 सब ने कर लिया, अगर नहीं हुआ तो बताइए जी। इसको प्लीज इसको मैं कर देता हूँ। इसमें सर फ्यूचर वैल्यू हम 20,000 लेंगे। जी फ्यूचर वैल्यू 20,000 लेंगे। देखिए यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, इसमें मिसिंग क्या है, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है ना। इधर देखिए फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसमें 20,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 10,000 और इसमें 1 प्लस आई मिसिंग है और इंटरेस्ट रेट जो सॉरी नंबर ऑफ ईयर 6 है। अब इस 10,000 को ये उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6। अब आप कैलकुलेटर से 6th रूट ले लें। कैलकुलेटर में ना होता है ना वो रूट के ऊपर लिखा होता है x और इसके साथ इस तरह का सिंबल बना होता है 1/6 पावर 1/6 कर लें, वो भी ठीक है, एक आपकी चॉइस है। तो ठीक है, तो आप इसको 1/6 इसकी पावर ले लें सबकी, अगर मैथ करेंगे तो वो 1/6 6 से क्रॉस हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 1/6, तो 2 की पावर 1/6 लें। चेक करें, ये आपके साइन जो मोबाइल है इसमें साइंटिफिक वर्जन होता है, वहां से लेके चेक करें। 1.224 इक्वल टू 1 प्लस आई, वो तो खत्म होगी पावर, तो आई 1 उधर लेके माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा 0.1224 और इसको अगर परसेंटेज में लेके आए तो 12.24%। अभी भी नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं जी। आप क्लियर है? ठीक है, आप वहां से मोबाइल से चेक कर लें। 2 की पावर 1/6 जी। क्लियर है आपको? ठीक है सर, कंफर्टेबल है आप बच्चों बताओ? श्योर आप कंफर्टेबल है? ओके सो जी, should I proceed? Please let me know if you have any problem, right? जी done? Yes. Okay, thank you. Sorry? 12.2425. Is it clear? Any confusion? Okay. अच्छा, अच्छा जी, अब हम आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जरा मेरा लिखें, एक क्वेश्चन और लिखें जरा। A person wants to double his amount. A person wants to double his amount in 8 years. What should be the annual interest rate? A person wants to double his amount in 8 years. What should be the interest rate? Sir, 9.05%. Excellent. Nine 9%. गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, डबल से क्या मुराद होगी? देखिए एग्जैक्टली आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 1 ले लें तो फ्यूचर वैल्यू 2, 100 ले लें, 200 ले लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। x ले लें, 2x ले लें, अल्टीमेटली क्रॉस होके उस तरफ 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n है, n गिवन है मेरे ख्याल में कि नहीं गिवन, n गिवन है 8, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आई आ रहा है 9%। एक्सीलेंट।
कंफर्टेबल नहीं समझ आ रही? बताइए, क्या समझ नहीं आ रही बताइए। इसको कैसे सॉल्व करना है? इधर देख। हाँ सर, अगर हम बात करें कि हमारी एजुकेशन हमें डे बाई डे नहीं करता जा रही है, तो हम अगर 9% आज के मेरे ख्याल से मार्केट में ही है 9%, 10% 11। 10% हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 8 साल बाद उसको फॉलो करेंगे, अमाउंट तो डबल होगी, लेकिन हो हमारी परचेजिंग पावर Exactly. से भी कम होगी। एग्जैक्टली तो वो यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमें अपना जो फोकस करना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली बैंक में नहीं जाना चाहिए। टारगेट कि हमारे 5 साल में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि वो अमाउंट डबल हो जाए। एग्जैक्टली जितनी उससे भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी हो सकती मिनिमम। उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये चीज़ आपको 8 साल में बैंक दे सकती है, तो आपको 5 साल में टारगेट एग्जैक्टली इसको अगर अदर वे राउंड देखा जाए तो हमेशा लोन बैंक से ही लेना चाहिए। आज हाँ एग्जैक्टली आपको हमेशा कम दे देना चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपको अभी एक और शायद मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँ। एक बिलियनियर है, मुझे उसका नाम भूल गया, तो कल मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में डेबिट कार्ड नहीं यूज़ किया। डेबिट कार्ड का क्या मतलब है? आप अपने पैसे यूज़ कर। उसने कहा मैंने हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, और मेरे पैसे कहाँ होते हैं? वो मैंने स्टॉक्स में इधर उधर इन्वेस्ट किए होते हैं। वो 40 दिन में इतने पैसे कमा के आ जाते हैं, और मैं बैंक का फ्री कैश यूज़ कर रहा हूँ। 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मैं उनको उतने ही पैसे दे रहा होता हूँ। समझ आ गई है? तो जितनी इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, तो एक दिन की मुसीबत पड़ी हुई है। तो कभी भी यू डोंट इन्वेस्ट या डोंट डिपॉजिट इन बैंक्स, ये तो है नहीं। तो वो स्टॉक्स की ना, उस पर मैं सोच रहा हूँ, नहीं डेफिनेटली लॉस भी होता है, और लेकिन उसके भी वेज हैं। तो मैं हैं हाँ बीटा भी पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, ठीक है, बीटा भी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे भी सही। आपसे मैं कैलकुलेट कहाँ पढ़ा था आपने? सर मैंने बैचलर्स में ना एक एडिशनल माइनर लिया था बिजनेस स्कूल का। अच्छा, किस स्कूल का? सर नस बिजनेस स्कूल का। अच्छा मैं नस अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी इंजीनियरिंग थी वहाँ? सिविल इंजीनियरिंग में मैंने माइनर लिया था, मैनेजमेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल ठीक है, मैनेजमेंट। अच्छा गुड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ी थी। अच्छा गुड, ठीक है। फिर उसके साथ हमारी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में था, तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में तो यही चीज़ें हाँ, वो डिमांड सप्लाई है। वो कुछ और कहते हैं, हाँ, बट होती वही है। अच्छा ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत है। अच्छा गुड, ठीक है। उधर बीटा बड़ा था। बीटा अब समझ आ जाएगा, आप परेशान ना हो। और स्टॉक एक्सचेंज में मैं ट्रेनर भी हूँ, तो मैं जो उसमें हम सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो उस इंशाल्लाह आपसे एक सेशन हम रखेंगे जी। डन? हाँ, मैं समझा दूँ? हो गया? श्योर? ओके, चलें जी। तो ग्रेट। आपको जहाँ ना, अगर किसी का बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, तो मुझसे पूछिएगा बीटा, मैं आपको, बल्कि हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट दूँ, कैलकुलेट करके लें और वो समझ आ जाए। कैलकुलेट करना आसान है, बट उसका डेटा कहाँ से मिलेगा? वो भी बता दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा, परेशान ना। मेरे ख्याल से आजकल बीटा ही चल रहा है, जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्रिप्टो में वो उसको स्टॉक्स के हवाले होता है। क्रिप्टो पे भी बात करेंगे कि ये क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे जाने देना। उसकी वजह यह है कि पहले बैकग्राउंड तो हो ना, तो क्रिप्टो पे क्या हुआ, क्या रहा, क्या प्रोसेस है, क्या वैल्यू थी उसकी, क्यों कम हुई, अच्छा क्रिप्टो में और बाकियों में फ़र्क क्या है, जो हमारी करेंसी है, तो उसके प्लस एंड माइनस पढ़ेंगे। क्रिप्टो क्यों वजूद में है, इस पर भी पूरी, उसमें बाकायदा रिसर्च आर्टिकल है, मैंने कल परसों पढ़ रहा था, तो उसने पूरी उसकी बैकग्राउंड बताई है, उस पर आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? कर लेंगे क्वेश्चन? ओके, सो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है, वो बेसिकली टॉपिक, ये चैप्टर तो कंटिन्यू करेगा, हम अगली क्लास में एनईओटी पे जाएंगे, लेकिन आज जो है हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर इन्होंने कहा था कि बैंक साल में एक दफ़ा नहीं, अगर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगाए तो उससे पैसों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? कैसे प्रूफ कर? कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है। हाँ जैसे सेमी एनुअली जाए तो 2 हाँ। बार, क्वार्टरली जाए तो 4 बार, गुड। इधर देखें, मंथली जाए देखिए बैंक्स जो हैं, अगर तो साल में एक दफ़ा, वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट 12% है और साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग करते हैं, तो अगर मैं 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा या मैं उनसे लोन लूंगा, तो एक साल बाद मुझे कितने पैसे वापस करने चाहिए? 112 रुपये, 112। गॉट इट? ये तो बहुत आसान है कि 100 रुपीज़ मैंने लिए और उस पर 12% इंटरेस्ट हुआ, तो कितने हो गए? 112। लेकिन अगर मैंने लोन लिया
100 रुपए का और बैंक मुझे कहता है नहीं मैं साल में 2 दफा कंपाउंडिंग करूंगा, तो 12 को 2 पे डिवाइड करेगा, 6% वो पहले 6 महीने पे ले लेगा और 6% लास्ट 6 मंथ पे लेगा। इससे फर्क पड़ेगा, अमाउंट तो सेम आएगी। ज्यादा होगी जी, ज्यादा होगी, फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखें, आप ना इसको हम यूं कर लेते हैं, हम यहां लिख लेते हैं 0 पीरियड, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स। जब बैंक 6% इंटरेस्ट लगाएगा, मैंने 100 रुपीज लिए तो नहीं, इसका 6% है ना, साल का 12 है, 6 मंथ का कितना बनेगा 6%, तो 6% दिस विल बिकम 106। ये साल का 12% है जी, साल का 12% एज्यूम किया ना हमने, साल का 12%, साल का 12% है तो 6 महीनों का कितना बनेगा 6%। बैंक हमें यही कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखें 6% अभी दे दें, 6% बाद में बनेगा तो 12, लेकिन एक्चुअली 12 नहीं होता। अब 106 हो गया, अब जब वो अगली दफा इंटरेस्ट लगाएंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, तो 106 का 6% होगा, 112.36 बनेगा। चेक करें, चेक कर ले, ठीक है। तो इस 6 रुपए पे वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, समझ आ रही है। और ये कितने बने, हमें वापस कितने करने पड़ेंगे इंटरेस्ट की सूरत में, 12 रुपए नहीं, 12.36%। अगर हमने लोन लिया हुआ है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। हमने अगर 100 रुपये का लोन लिया, आपको समझ आई ये बात, आपको समझ आई है, नहीं आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैंने 100 रुपया बैंक में रखा, बैंक ने कहा चले डिपॉजिट कराया, बैंक ने कहा जी 12% हम साल का देंगे, लेकिन हम कंपाउंडिंग साल में 2 दफा करेंगे, यानी पहले 6 महीने पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर अगली जो अमाउंट आएगी उस पर फिर अगले 6 महीने पे। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन एनुअली। एनुअली का मतलब है साल में 1 दफा कंपाउंडिंग करना, कंपाउंड का मतलब है इंटरेस्ट शामिल करना। अगर अब 6 महीने में वो कर रहे हैं, तो जब ये 6 मंथ है, 100 रुपया था, 6 महीने बाद उन्होंने 100 पे 6% लगाया, तो कितने हो गए 106। अब नेक्स्ट 6 मंथ में वो 106 पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आप 106 का 6% कैलकुलेट करें, वो आएंगे 6.36 रुपीज। तो इसमें ऐड करेंगे इस वाली अमाउंट में, तो ये बन जाएंगे 112.36। हाँ जी बताइए। सर जो हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडल है वो इसी तरह कंपाउंडिंग कर रहे हैं या फिर वो देखते हैं? मैं उसमें भी आता हूँ, मैं उसमें भी आता हूँ, ये क्लियर है बेटा, आपको समझ आ गई। तो अब क्लियर है, 100 रुपये मैंने रखे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 6% इस पे इंटरेस्ट लगा, तो 100 का 6, 106 रुपये हो गए। अगली दफा फिर वो चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो वो 100 पे नहीं लगाएंगे, 106 रुपये पे लगाएंगे। तो 6, आपको समझ आ रही है ना, बाकी ऑडियंस भी है, तो 6 रुपये इस पे 6.36 रुपीज इसका इंटरेस्ट बनेगा। जब इसमें ऐड करूंगा तो 112 रुपये 36 पैसे। और मजे की बात यह है, जरा गौर से सुनिएगा, बैंक ये चीज नहीं बताते हैं। बैंक जो रेट बताते हैं वो कहते हैं 12%, और जो कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं वो मंथली कर रहे होते हैं। तो ये तो सिर्फ हमने साल में 2 दफा किया है, तो ये रेट चला गया है। अगर आप मंथली करें तो ये तकरीबन 13% पे चला जाए, और आप 13%, आप कहेंगे 1%, अगर अमाउंट बिलियन में हो तो 1% कैलकुलेट करें कितना बनेगा। गॉट माई पॉइंट, समझ आ रही मेरी बात की? तो आप, आई होप कि ये बात समझ आ रही है आपको जी। सर मेरा कहने का मकसद था कि हमने तो किया कि एनुअल इंटरेस्ट 12% हमने एनुअली पे करने के लिए उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब 6 महीने, ठीक है। हाँ, क्या एक्चुअल में भी ऐसा ही हो रहा है या फिर वो कंपाउंडिंग को 12 डिवाइड? नहीं, वो इस नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, बैंक्स नॉर्मली मंथली करते हैं, वो 12 को 12 पे डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्रेडिट कार्ड है तो वो डेली करते हैं, वो उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर फर्ज करें गाड़ी ली है आपने, घर लिया है, तो बैंक मंथली कंपाउंडिंग करते हैं, और ये बताते नहीं है। ठहरिए, एक होता है नॉमिनल रेट, आप जाके चेक कर लीजिएगा, किसी बैंकर के पास जाएं, उससे कहें जी इसका रेट क्या है, वो कहेगा 8%। आप उसे कहें नहीं, आप मुझे इफेक्टिव रेट बताएं या IRR बताएं, वो कहेगा 15%। तो ये सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है।
और ये स्टेट बैंक ने उनको अलाउ किया हुआ है कि वो नॉमिनल रेट बताते हैं। नॉमिनल का मतलब है कि जो साल में, जैसे हमने कितना रेट था 12%, और ये वो नॉमिनल रेट कितना है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा आ रहा है वो 12% है। लेकिन अगर मैं कंपाउंडिंग साल में 2 दफ़ा करूं तो फिर ये 12 नहीं रहता, 12.36 ये अफेक्टिव रेट है जो पे कर रहे हैं आप। और अगर फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में 4 कर दूं तो ये और बढ़ जाएगा, यानी हर क्वार्टर पे कंपाउंडिंग करूं, समझ आ रही है ना, यानी पहले 3 महीने पे, फिर उससे और सो ऑन। मैं आता हूं, फिर अगर मैं कंपाउंडिंग मंथली कर दूं, यानी हर मंथ पे इंटरेस्ट चार्ज करता जाऊं, तो वो ज्यादा बनेगा। तो बैंक मंथली कंपाउंडिंग करते हैं, वो बताते नहीं है, वो कहते हैं रेट क्या है जी 12%, ये नॉमिनल रेट है, लिखा होगा नॉमिनल, लेकिन अफेक्टिव रेट डिपेंड करता है कि कंपाउंडिंग साल में कितनी दफा हो रही है, वो ये नहीं बताते। फिर आप उनसे पूछें जी आप जरा बताएं IR और इफेक्टिव रेट कितना होगा, वो फिर आपको बताएंगे कि इतना होगा, तो उसमें अच्छा खासा गैप होता है। तो ये जरा जाके आप चेक कीजिएगा बैंक से, किसी भी बैंकर से, कि नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट क्या होता है। क्या चीज? जब वो हमें सेविंग्स अकाउंट में, जी सेविंग्स में तो वो जनरली 6 मंथ पे करते हैं, वो साल में 2 दफ़ा करते हैं, उसमें इतना फर्क नहीं आता। आप गाड़ी की पूछें, उनसे पूछें जी गाड़ी का रेट क्या है, वो आपको बताएंगे जी इतना है। आप उनसे नहीं मुझे इफेक्टिव रेट बताएं, IRR बताएं, फिर वो आपको बताएंगे वो रेट ज़्यादा होगा। मंथली जो आप कह रहे हैं, इससे अगर डेली करें तो बहुत फायदा होगा, डेली क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो आप मुझे पैसे दे दें, मैं डेली करूँगा, ठीक है जी। नहीं, वो डिपेंड करता है। नहीं, मैं बताता, नहीं, मैं बताता हूँ, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड में वो डेली करते हैं, क्रेडिट कार्ड की प्रोडक्ट पे वो डेली चार्ज करते हैं, और ये जो घर है या गाड़ी है उस पर वो मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड, जी स्टैंडर्ड, सब बैंक्स का नहीं, सब बैंक का, जी एग्जैक्टली जी। एक्चुअली ये जो आपने प्रोसेस बताया, इज इट एज पर रूल्स या ये मैल प्रैक्टिसेस हैं बैंक? नहीं, वो अलाउड है उनकी स्टेट बैंक की तरफ से। इंटरनेशनली भी ये जी बिल्कुल। उसकी वजह देखें, अब मुझे बताएं, आज से पहले हमें पता था ये नॉमिनल और इफेक्टिव में फ़र्क होता है, क्योंकि हमने कभी बॉदर ही नहीं किया। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ है ही नहीं, तो बाहर तो लोगों को पता है, और वो आप देखें उनकी साइट पे कैलकुलेटर भी मौजूद होते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक की तरफ से मैल प्रैक्टिसेस नहीं, ये अलाउड होता है। तो वो बताते हैं आपको नॉमिनल है कि जी साल का 12 है, ये नहीं बताते कि कंपाउंडिंग कितनी दफ़ा कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे तो अफेक्टिव रेट बढ़ता जाएगा। तो आज आप उनसे पूछें जी क्या रेट है, वो कहेंगे 12%। आप उन्हें IRR बताएं, अफेक्टिव रेट, फिर वो आपको बताएंगे। जो अफेक्टिव का मतलब है जो एक्चुअल चार्ज कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है आपके कंपाउंडिंग पे, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में। अच्छा क्लियर है यहाँ तक? इफेक्टिव रेट क्या है जो एक्चुअल हम पे करते हैं, नॉमिनल क्या है जो लिखा आता है। अच्छा मुझे बताएं, अगर साल में रेट है 12% और कंपाउंडिंग एक टाइम, यानी पूरे साल में एक दफ़ा करते हैं, तो इफेक्टिव रेट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? और अगर फ्रीक्वेंसी 2 कर दूं मैं, रेट 12% हो, फ्रीक्वेंसी 2 दफ़ा हो, तो कितना होगा? अभी हमने कैलकुलेट 12.36%। अच्छा इसी तरह से ये बढ़ सकता है। अगर आप देखें, आई होप कि मेरी बात समझ आ गई आपको। क्लियर? अच्छा अब देखें, अब ज़रा देखिए एक एग्जाम्पल ना जिसमें टाइम के साथ है। हमारे पास 100 रुपीज़ है, इंटरेस्ट रेट 12% है, और कंपाउंडिंग साल में एक दफ़ा कर रहे हैं, तो n कितना होगा? 5। तो कितने पैसे बन रहे हैं? 176.23। ये बात समझ आ रही है? 5 साल है, लेकिन साल में इंटरेस्ट एक दफ़ा चार्ज कर रहे हैं, वही अमाउंट है, साल में 2 दफ़ा कंपाउंड कर रहे हैं। तो 12 को किससे करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 6% आ जाएगा। और टाइम जो है, अब देखें ये इंटरेस्ट रेट 6 महीनों का है, तो n अब साल नहीं हो सकते, n होना चाहिए नंबर ऑफ 6 मंथ्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ आ रही? तो ये 10 हो गया, तो दैट बिकम्स 179.09। अगर आप मिलियन में हो तो देखो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल 100 है ना, तो बिजनेस जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो मिलियंस में होती हैं, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है? ये सिर्फ किससे वजह से फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं है। साल का इंटरेस्ट रेट तो 12% है, एक में कंपाउंडिंग, इसमें साल में एक दफ़ा हो रही है, और इसमें कंपाउंडिंग 2 दफ़ा। नहीं समझ आ रही? आ गई? नीचे वाली एग्जांपल देखें, वही चीज़ है, क्वार्टरली कर रहे हैं, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3%। और ऊपर जो 5 को एक साल में 4 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करें 20, 180 पे चला। इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर दिया?
नहीं, इंटरेस्ट रेट तो वही है ना। देखें ये 12% साल का है ना, तो 6 महीने का कितना होगा? वही है 12%, और एक मंथ क्वार्टर का क्या होगा? 4 पे, तो वही है रेशो, तो वही है, ठीक है। और अगर पर मंथ कर रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 12 1%, और उसका पावर जो होगी वो 60 होगी, तो कितने आ रहे हैं? तो यू सी द डिफरेंस, कितना फर्क पड़ता है। सर ये कौन डिसाइड करता है कि आपने कंपाउंडिंग पीरियड में जो ये साल ये जनरली जो है स्टेट बैंक्स की जो पॉलिसीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स, जी जो ये नहीं, सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी होती है। फाइनेंस बिल का इससे हमारी गवर्नमेंट का लेना देना नहीं, ये सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो खुद डिसाइड। हाँ, तो नहीं, अगर वो अलाउ करेंगे तो लेके आएंगे। तो लोगों को क्या पता, हमें इससे पहले पता था, आप बताएं? तो नहीं था ना। तो जब हमने भी पढ़ा था, जब हम नहीं थे अपने बैचलर या मास्टर में नहीं आया था, हमें भी नहीं पता था। अच्छा, एक और सवाल। जी जी आपने कोई चीज प्रोडक्ट खरीदी जी, और बैंक से ली और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ, वहां पर जो उस वक्त पॉलिसी होगी वो एप्लीकेबल होगी या बाद में अगर पॉलिसी चेंज होती है? मतलब पहले एनुअल कंपाउंडिंग भी नहीं, वो वही होनी चाहिए आइडियली, तो जो उसने आपने कमिट किए आइडियली वही होने चाहिए। वो एज पर कांड, उसको तो वायलेट नहीं कर सकते, वो तो लॉ का मामला आ जाएगा। ठीक है जी जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं यहीं पे कि एनुअल इफेक्टिव लिखें, एक फार्मूला लिख लें जो यहाँ पे मिसिंग है। इस पे ना, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जैसे इस एग्जांपल में 12% था, रेज्ड डिवाइडेड बाई m, रेज्ड टू पावर m -1। वन प्लस नॉमिनल रेट। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 12% है, नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और बैंक मुझे साल में 2, यानी m है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, m इज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा आप कर रहे हैं कंपाउंड, 1 प्लस 0.12 नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.36%। ये वही चीज़ है कि अगर मैंने ये मालूम करना हो कि नॉमिनल और इफेक्टिव में क्या फ़र्क होता है या क्या रिलेशनशिप है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर साल का रेट 12% हो और आप उसको साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग करेंगे, तो आप जो एक्चुअली पे कर रहे होंगे दैट इज 12.36% ज़्यादा पे कर रहे होंगे। गॉट इट? ये हमने ये किया है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ 4 कर दूं और यहाँ 4 कर दूं, क्वार्टरली कर दूं, तो आंसर आएगा 12 चेक कर लीजिएगा 55 या 56%, यानी ये और बढ़ जाएगा। और अगर मैं मंथली पे चला जाऊं तो ये 12.65% पे चला जाएगा। डेली भी कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली M क्या है? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। 6 महीने है तो 2 होगा, क्वार्टर पे कर रहे हैं तो 4 होगा। तो इससे हमें नॉमिनल और इफेक्टिव में समझने में मदद मिलेगी। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली आज का हमारा, इसी पे हम कंक्लूड करते हैं। और मैं आपसे ना एक असाइनमेंट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल जो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो आप इसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एन्युटी पे बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ, ये हमारा टॉपिक आ रहा है, और उसकी एप्लीकेशन पे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रियल लाइफ हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। देखिए, ये इससे पहले हमें ये चीज़ें पता नहीं थी।
हमने नहीं पढ़ा था, हमें भी नहीं पता थी। अब आप बैंक के सामने बैठेंगे तो बेहतर निगोशिएशन पोजीशन में होंगे कि जी इफेक्टिव बताएं, नॉमिनल बताएं, कंपाउंडिंग कितनी दफ़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे जब आप जाते हैं ना बैंक में तो आपको पूरा स्केजुअल देते हैं। जब आप गाड़ी लेते हैं, प्लीज़ अभी क्लास मैंने ख़त्म नहीं की, तो जब वो गाड़ी देते हैं तो आपको पूरा स्केजुअल देते हैं कि इतनी किस्त होगी, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। वो स्केजुअल मैं आपसे बनवाऊंगा, वो आपको बनाना आ जाएगा कि देखें इसमें इतनी इंटरेस्ट है, इतना आपका प्रिंसिपल है और आप इसकी इतनी किस्त पे कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जी। कॉपी में करना हो ज़्यादा मुश्किल है। तो आप एक्सेल पे कर लें, कोई एक्सेल पे कर लें, वो तो बनाया हो तो बेहतरीन है, आप एक्सेल पे कर लें, ये तो ज़्यादा बेहतर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो सिर्फ आपको आइडिया देना है कि वो आप उसका मॉडल बना लें। तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी कि जी अगर आप हाँ तो आप उसको कर लें, बिल्कुल कर लें, ठीक है, एक्सेल पे कर लें। फाइनेंस में एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, तो आप उसको कर लें। मैं आपको बता दूंगा, आप उसको एक्सेल में करके दे दें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट संडे को, और इंशाल्लाह हम जी नेक्स्ट वीक में मैं आप शेयर कर ले तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन दोगे, न्यूमेरिकल्स हैं सारे, ठीक है जी। जी मैं कर दूंगा, ठीक है। एक बुक नहीं है, 3-4 है, मैं कर देता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पियर्सन की बुक है वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 3 है। ये स्लाइड्स में मैं शेयर कर दूंगा और बुक भी शेयर